ओके स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर ये आपका चैप्टर है। और इसमें हम अगर टाइटल को देखें, द राइज ऑफ हिटलर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ये वाला पार्ट हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, मतलब राइज कैसे हुआ, कैसे वो डिक्टेटर बना और किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उसके बाद हारने के बाद जर्मनी के हिटलर ने आत्महत्या कर ली, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। यहाँ तक की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम वापस पहुँचते हैं वहीं जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। जब चैप्टर स्टार्ट किया तो बोला था कि एक बच्चे की स्टोरी इसमें दी हुई थी फर्स्ट पेज पर, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि एक बच्चा था हेलमत और उसके फादर थे जो कि एक डॉक्टर थे, और वो भी एक नाजी सपोर्टर थे, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी लाइक हिटलर, जैसे हिटलर ने। हिटलर और उसके बहुत सारे सपोर्टर्स ने भी ऐसा ही किया था। जब उनको पता चला कि वो हार चुके हैं, अलाइड आर्मीज़ जर्मनी में आ चुकी हैं, तो उनको डर था कि वो भी बदला उनसे जो है वो लिया जाएगा, वो भी बदला लेंगे। और बाहर जो कुछ दिखाई दिया पूरी दुनिया को वो तो वर्ल्ड वॉर 2 था, लेकिन उसके अलावा इस वर्ल्ड वॉर की आड़ में इसके पीछे एक और उद्देश्य था हिटलर का, क्या कि पूरे वर्ल्ड में जो है जर्मनी को श्रेष्ठ बनाना, बेस्ट बनाना, और साथ में केवल वही लोग रहेंगे, ये उसकी थिंकिंग थी जर्मनी में। और जर्मनी के द्वारा एक्वायर्ड जो भी जर्मनी ने मर्ज कर रखी थी टेरिटरी अपने एम्पायर में, एक ऐसा जर्मन एम्पायर बनाया जिसमें केवल जर्मन्स रहें, जर्मन आर्यंस रहें। तो उसके लिए जीनोसाइडल वॉर किया था। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे जिप्सीज़, मिलियंस ऑफ जिप्सीज़, ज्यूज़ और पोलिश, इसके अलावा खुद के ही देश के कुछ नागरिकों को उसने मरवाया था। बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। एक जीनोसाइडल वॉर था। तो उस जीनोसाइडल वॉर जो एक सिविल वॉर की तरह जर्मनी के अंदर चल रहा था, और जर्मनी एक युद्ध बाहर लड़ रहा था। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा था, क्या था, ऐसी क्या थिंकिंग थी जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए। सिर्फ मारे ही नहीं गए, और भी बहुत कुछ हुआ था, और बहुत बुरी स्थिति थी। आखिर क्या हुआ था वो हम सब अब जानेंगे। और लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर चल रहा है नाजिज्म, है ना, नाजिज्म, ये नाजिज्म था क्या, इसका मतलब क्या था नाजिज्म का, क्यों हिटलर की पार्टी ने बाद में अपना नाम नाजी पार्टी रखा, और क्यों जर्मनी जो है वो नाजी जर्मनी कहलाया। वो जो टाइम पीरियड जितने समय तक जर्मनी में हिटलर ने रूल किया, वो पूरा टाइम कहलाता, उस समय तक जर्मनी को नाजी जर्मनी कहा गया, उस रूल को, उस टाइम पीरियड को नाजी रूल कहा गया। तो आखिर ये नाजी था क्या, नाजिज्म था क्या, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो इसीलिए दिया गया यहाँ पर द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी अकॉर्डिंग टू नाजिज्म वर्ल्ड व्यू, दुनिया कैसी है और कैसी होनी चाहिए। यानी देखिए, दुनिया भर में तमाम रिलीजन हैं, ठीक है, बहुत सारे फिलोसफर्स भी हैं, थिंकर्स भी हैं, और सब ने दुनिया को अपने अपने नज़रिए से देखा है। आपको याद होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एक चैप्टर था आपका पॉलिटिकल साइंस में, चैप्टर नंबर 2, जब उसको पढ़ा रहा था तो आपने अपार्थीड सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। किसके बारे में पढ़ा होगा, अपार्थीड सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश शासन था वो अपने आप को वाइट्स कहते थे, क्योंकि उनकी स्किन कलर जो थी वो वाइट थी, और जो अफ्रीकन नेटिव्स थे वो ब्लैक होते थे, तो वो उनको ब्लैक कहा जाता था। और यानी रंग भेद के आधार पर, यानी कलर के आधार पर कलर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को। जो वाइट्स थे वो ब्लैक कलर्ड स्किन लोगों को कैसा मानते थे, अपने से बहुत ज़्यादा ख़राब, गया गुजरा, बैकवर्ड मानते थे। ठीक है ना, ऐसा ही था। और ये ब्लैक और वाइट का संघर्ष आज भी जारी है अच्छे से अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सब में ये रंग भेद जो है वो आज भी बना हुआ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उन लोगों की अपनी एक सोच होती है, जैसे भारत में भी रहा है। हाई कास्ट क्लास लोगों की ये सोच थी कि जो लोअर क्लास या SC STs वगैरह, ये जिनको अनटचेबल्स बोलते थे, वो उनको छूना भी पाप और अधर्म माना जाता था, ऐसा वो सोचते थे।
क्यों? क्योंकि उनको दुनिया को देखने का एक नज़रिया था अपना कि नहीं हम ही बेस्ट रेस हैं, हम हाई कास्ट हैं, ये लोअर कास्ट हैं और हम इनको टच करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और भी ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हुआ करती थी अनटचेबल्स को लेकर के, SC STs को लेकर के। तो ये केवल भारत में ही नहीं था, भारत में तो कास्ट बेस्ड था। अब आप सोचिए किसी की शक्ल या उसके कलर के बेसिस पे उसको क्या करना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उसको नीचा या ऊंचा मानना, किसी को नीचा या ऊंचा मानना, किसी को हाई या किसी को लो मानना, किसी को बहुत बुद्धिमान अच्छा समझना, उत्तम समझना और किसी को इतना बैकवर्ड समझना कि नहीं ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है या इनको रूल करने का अधिकार नहीं है, किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी ही थिंकिंग तो है कि हम किसी पर्टिकुलर जाति विशेष को नीचा या ऊंचा मानते हैं, हम किसी रिलीजन विशेष को ऊंचा या नीचा मानते हैं। ऐसे ही एक और है कि इंसान की जो रेस है, मतलब हम जिस भी जाति से यानी जिस वंश से, जिस डायनेस्टी या उससे भी हम जैसे भी जहाँ से भी आते हैं, जिससे भी संबंध रखते हैं, उस पर्टिकुलर डायनेस्टी को, उस पर्टिकुलर रेस को क्या मानते हैं। अब जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें हम जो भारतीय हैं वो हमें हमेशा से बैकवर्ड मानते हैं। मतलब हम कितने भी पढ़ लिख जाएं और आप देखें आज विदेशों में, अमेरिका वगैरह जैसे देशों में 60% तक जो साइंटिस्ट वगैरह, इंजीनियर्स, ये सब भारतीय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नज़रों में हम जो हैं अभी भी बैकवर्ड ही हैं और हमेशा रहेंगे शायद। हम भले ही हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है, सबसे ज़्यादा उन्नत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि वो फिज़िकल अपीयरेंस, वो अपने आप को वही वाइट, और हम कौन है, कलर्ड पीपल हैं या ब्लैक्स या इस तरीके के कलर्ड पीपल जो हैं, इनको वो मानते थे। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की एक आइडियोलॉजी होती है, हर ह्यूमन रेस की एक आइडियोलॉजी होती है। तो ऐसे ही एक आइडियोलॉजी थी, एक थिंकिंग थी, और ये थिंकिंग किसकी थी? ये प्रॉपर एक आइडियाज़ का एक सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया के प्रति उनका नज़रिया था। तो नाज़ी क्या है? नाज़ी एक विचारधारा थी, एक थिंकिंग थी, एक सोच थी जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया कैसी होनी चाहिए। अब कैसी होनी चाहिए, तो नाज़िज़्म के अकॉर्डिंग क्या नाज़ी आइडियोलॉजी थी, वही हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। नाज़ी आइडियोलॉजी और कुछ नहीं, नाज़ी आइडियोलॉजी और कुछ नहीं बल्कि हिटलर की क्या थी? हिटलर की एक थिंकिंग थी, और हिटलर की जो थिंकिंग थी वही नाज़ी आइडियोलॉजी कहलाई। यानी हिटलर का दुनिया के बारे में जो ख्याल था, मानव जाति के विषय में जो उसकी सोच थी कि दुनिया ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए उसके हिसाब से, तो वो थिंकिंग जो है वही नाज़िज़्म कहलाई, वही नाज़ी आइडियोलॉजी कहलाई। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए नाज़ी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग? देखिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो ऐसे ही पॉइंट्स लिखे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी अकॉर्डिंग टू नाज़ी आइडियोलॉजी? पहली चीज़ ये थी कि देयर इज़ नो इक्वलिटी बिटवीन ह्यूमन रेस, यानी इंसान की जितनी भी प्रजातियां हैं इस धरती पर, ठीक है, इंसान की जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी तरीके के इंसान पाए जाते हैं, उनके बीच में किसी तरह की कोई समानता नहीं है, उसका ये कहना था। अब समानता कैसे नहीं है इसका मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ, थोड़ा सा आगे चलेंगे आप समझ जाएंगे। उसका कहना था देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन ह्यूमन रेस, यानी जितने भी तरीके के इंसान हैं, जैसे हम रहते हैं एशिया में, बाकी कुछ कंट्रीज़ अमेरिका वगैरह हैं, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब क्या, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। तो उसका मानना ये था, या जर्मनी के आसपास और जो भी टेरिटरीज़ हैं, जैसे अलग अलग रिलीजन या अलग अलग रेस के लोग हैं, यानी ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, कलर्ड पीपल हैं, इसके अलावा जिप्सीज़ और ज्यूज़ वगैरह जो थे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, तो उसका कहना था कि इन सब में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि सभी मनुष्य एक समान होते हैं, जाति और धर्म, हमें जातियों में नहीं बांटना चाहिए, धर्म के आधार पर इंसानों को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि हम सभी की फिजिकल, हमारा जो शरीर है वो एक ही तरीके से रिएक्ट करता है, एक ही तरीके से काम करता है। वही हम सबके पास 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुँह हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सभी के, चाहे हम भारत में रह रहे हों, किसी अमेरिकी को पकड़ लो, किसी फ्रेंच को पकड़ लो, सबका शरीर ऐसा ही मिलेगा, सबके शरीर में 206 हड्डियाँ ही होती हैं। यानी फिज़िकली नेचर ने हम सबको फिज़िकली जो बनाया है वो एक जैसा ही बनाया है, ये तो हमारा मानना है, हम लोग कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग सभी समान हैं देखा जाए तो?
हम सबकी थिंकिंग अलग है, हम सबकी विचारधारा अलग है। आज जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट वगैरह को अपने से ऊंचा या नीचा मानते हैं। ऐसे ही अलग अलग धर्म और जातियों के आधार पर लोग बटे हैं। लेकिन वर्ल्ड में जातियों धर्म के अलावा भी रेसेस के आधार पर भी लोग बटे हैं। जैसे वो जो वाइट्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो अपने आप को इधर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हम जो एशियाई हैं, इनसे हमेशा से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, वह खुद को बेहतर मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या और बहुत सारे जो साइंटिफिक प्रोग्रेस वगैरह है वो एशियाई कंट्री से थोड़ा सा पहले हो गई। हालांकि अगर एंशियंट टाइम में देखें तो भारत बहुत ज़्यादा, जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, पैलेलिथिक एज में जब ये जी रहे थे तब भारत बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हुआ करता था। वैज्ञानिक प्रगति भारत में बहुत अच्छे से हो चुकी थी, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो चुकी थी। लेकिन आज स्थिति अलग है। ठीक है, तो हिटलर का कहना था कि देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन ह्यूमन रेस। जो भी लोग हैं, जो भी ह्यूमन रेस है, मानव जाति है, इसमें अलग अलग जगह जो लोग रह रहे हैं उसमें कोई इक्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी बाद में बताएंगे क्यों नहीं है, बल्कि उसकी जगह क्या है, बट अ रेशियल हायरार्की है। रेशियल हायरार्की है। ठीक है, एक रेशियल हायरार्की है, मतलब एक ऑर्डर सेट किया है नेचर ने इंसानों के बीच में कि इस ऑर्डर में ये सबसे उच्च श्रेणी के मानव हैं और ये सबसे निम्न श्रेणी के मानव, मतलब ये हाई रैंकिंग और ये लो रैंकिंग। और इस रेस में, इस रेशियल हायरार्की में, यानी इस ऑर्डर में वो सबसे टॉप पर किसको मानता था? जर्मन आर्यंस को सबसे टॉप मानता था। जर्मन आर्यंस को सबसे टॉप पर मानता था इस ऑर्डर में। और सबसे लो किसको मानता था? जो ज्यूज थे उन्हें सबसे लो रेस का व्यक्ति माना जाता था। जैसे आपने देखा है भाई, स्पीशीज़ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, तो हैं तो सभी उड़ते हैं, ज़्यादातर सभी पक्षी, एक ऑस्ट्रिच को छोड़ दें और एक दो और पक्षी अगर हम छोड़ें तो बाकी सभी उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी सभी उड़ते हैं, लेकिन सभी पक्षियों के रंग, रूप, उनकी क्वालिटी, उनके गुण अलग अलग होते हैं। किसी में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, कोई बहुत ख़राब क्वालिटी होती है। डॉग्स हैं, आजकल इंसानों को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ है ना, डॉग्स हैं। मैं ये एग्जांपल देने पड़ रहे हैं, अदरवाइज़ आप इस ऑर्डर को, इस रेशियल, रेस का मतलब क्या होता है, नस्ल का मतलब क्या होता है, ये आप समझ ही नहीं पाएंगे। इस चीज़ को समझें थोड़ा सा, है ना, समझना पड़ेगा। जैसे डॉग्स हैं, हम कुत्ते पालने का बहुत शौक़ है, तो कुछ लोगों को बुलडॉग पसंद आता है ना, कुछ लोगों को पिटबुल पसंद आता है, कुछ लोगों को लेब्रा पसंद आता है, कुछ लोगों को जर्मन शेफर्ड पसंद आता है। क्यों? इनकी सबकी आप देखें तो जैसी इनके नाम है, ये नाम नहीं है इनके जो नाम है वो इनकी प्रजाति है, इनकी रेस है, यानी जिस नस्ल के ये हैं। समझ आ रहा है? जिस नस्ल के ये हैं। जैसे लेब्रा है तो उसकी हाइट कम होती है, जर्मन शेफर्ड आपने देखा है शिकारी कुत्तों में से एक गिना जाता है, पुलिस आर्मी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और भी बहुत सारे तमाम तरीके के डॉग्स देखने को मिलते हैं और लोग अलग अलग तरीके से इनको पालते हैं। तो इन सब की क्वालिटी अलग होती है, कोई इनमें बहुत अच्छा होता है, कोई इनमें किसी थोड़ा सा लो ग्रेड का होता है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस तरीके से है। तो उसका भी मानना यही था कि हम इंसानों में भी इसी तरीके से हाई और लो क्वालिटी का सिस्टम होता है, जिसमें सबसे अच्छे इंसान, सबसे बुद्धिमान, है ना, सबसे एलिजिबल, सबसे होशियार, सबसे बढ़िया, जिनमें राज करने की ताकत भी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है, सबसे ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और उसके अनुसार, हिटलर के अनुसार, इन्हीं को दुनिया पे राज करना चाहिए। वो लोग कौन हैं? जर्मन आर्यंस, यानी जर्मन आर्यंस। और जर्मन आर्यन वो किन को मानता था? वो लोग जिनके ब्लॉन्ड हेयर हैं। कैसे? ब्लॉन्ड हेयर मतलब जिनके भूरे बाल हैं और ब्लू आईज हैं, जिनकी नीली आँखों वाले और ब्लॉन्ड हेयर वाले, भूरे बाल, नीली आँखों वाले, वो लोग जो शुद्ध रूप से जर्मन हैं। शुद्ध रूप से जर्मन मतलब जिनके माता और पिता दोनों जर्मन हैं, यानी प्योरली जर्मन माता पिता की जो संतान हैं, जो प्योरली जर्मन माता पिता के बच्चे हैं, वो शुद्ध जर्मन जो हैं वो हैं कौन? ब्लॉन्ड हेयर और जिनके बाल भूरे और आंखें नीली हैं। ऐसे लोग ही जो है वो संसार में मानवों की, यानी इंसानों की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति हैं। और जब वो ये मानता था कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये हम लोगों को ही, यानी जो प्योर जर्मन्स हैं, हम ही को अधिकार है कि हमें राज करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में जब कभी कास्ट सिस्टम और ये अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत अच्छे से प्रिवेल थी इंडिया में, तब ये था कि जो हाई कास्ट के लोग हैं उनके अंदर यही तो थिंकिंग थी कि हम उच्च कुल के हैं, हमने बड़े घराने में जन्म लिया है, ऊंची जाति में जन्म लिया है, तो जो बाकी नीची जाति और जो गरीब लोग हैं तो उनके ऊपर राज करने का अधिकार हमारा ही है। भाई डायनेस्टिक सक्सेशन इसी वजह से तो चलता था, राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता था, कारण था, उनको लगता था अरे हम राजकुल में पैदा हुए हैं, हम राजा के बेटे हैं, तो शासन करने की जो क्षमता है वो सिर्फ हमारे पास ही है, लीडरशिप क्वालिटी है वो हम ही लोगों में हो सकती है और किसी में नहीं, तो इसीलिए हमें ही राज करना चाहिए। अच्छा, ये सोच उन लोगों में ही नहीं थी, जो आम जनता थी उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती थी, अरे हम तो लोअर कास्ट हैं, नीची जाति के हैं, हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम में वो क्वालिटी नहीं है, या इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे ही उसका कहना था कि नेचर ने इंसानों की एक रैंकिंग सेट की है और जिसमें सबसे टॉप पर आते हैं जर्मन आर्यंस। कैसे जर्मन आर्यंस? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। कैसे बोलता था? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। अब ये आर्यंस कौन होते हैं या कौन होते थे, इनके बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ भी कहा जाता भारत के विषय में भी कि भारत के जो मूल निवासी थे वो आर्य थे, है ना, भारत के मूल निवासी थे वो आर्य थे। अब ये आर्य वास्तव में थे कौन? आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा क्लास 6 में, जब हिस्ट्री पढ़ रहे होगे आप, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, इन सब के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, तो जो पहली सबसे पुरानी नगर सभ्यता जो थी, यानी जो सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ भी बताया गया होगा कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये डेवलप की गई थी किन के थ्रू, मतलब वो लोग जिन्होंने इसको डेवलप किया वो क्या कहलाते थे? आर्यन कहलाते थे। तो हम कह सकते हैं सबसे पुरानी और बहुत डेवलप्ड जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो आर्यंस थे, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि इतने पुराने समय में भी वो काफ़ी बुद्धिमान थे और जब पूरी दुनिया में कहीं शहर वगैरह, सड़कें, ये सारी चीज़ें नहीं बनती थी, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली थी। पूरी एक व्यवस्था थी जैसी कि आज होती है। आज जिस तरीके से शहर बसाए गए हैं वो आज से 3,500 साल पहले उन्होंने बसा लिए थे। सारी चीज़ें उस तरीके से कर ली थी कि जैसे ढकी हुई नालियाँ, सड़कें, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो उनको आर्यंस कहा गया। इन्हीं आर्यंस की एक ब्रांच जो वेस्टर्न यूरोप में रहती थी, जर्मनी में, उनको कहा जाता था नॉर्डिक आर्यंस। और इन आर्यंस को हिटलर पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन रेस मानता था, बेस्ट ह्यूमन रेस मानता था कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे होशियार यही हैं और ये सबसे पहले सिविलाइज होने वाली ह्यूमन रेस है जो सबसे पहले सिविलाइज हुई। तो इसीलिए इनको अधिकार है कि यही जो है दुनिया को डोमिनेट करें, बाकी सारी दुनिया पर ये राज करें। यानी उसका मानना था हमें ही राज करना चाहिए, हम जो प्योर जर्मन्स हैं उनको ही राज करना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ ऑर्डर कुछ है नहीं, नेचर ने नहीं बनाया, ये उसकी खुद की थिंकिंग थी और इतनी ज़बरदस्त थी कि ये थिंकिंग उसने जर्मनी के लोगों के अंदर भी सेट कर दी। यही विचारधारा कहलाया नाजिज्म। और इसी विचारधारा को जब उसने सब में प्रचार किया और लोगों के अंदर डाला, यानी प्रोपेगेट किया, तो यही कहलाया नाजी प्रोपेगेंडा। क्लियर? तो उसका मानना था टॉप पर कौन है? ये, और सबसे लोएस्ट जो गए गुजरे हैं वो हैं ज्यूस, ठीक है। अब इसीलिए ये ज्यूस से घृणा करता था, बिल्कुल काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा भारत में हाई कास्ट और लो कास्ट था। यानी जैसे मान लो जो लोअर कास्ट SC STs हुआ करते थे कभी, तो उनको अनटचेबल्स कहा जाता था। यानी ये जो हाई कास्ट लोग थे ये इनको छूना, इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक। तो इनको माना जाता था, ज्यूज़ को मानता था सबसे लोएस्ट। लेकिन ज्यूज़ लोएस्ट थे तो थे, चलो ऐसा थोड़ी था कि इंडिया में फिर अनटचेबल सब मार दिए गए, उनको ख़त्म कर दिए गए, ऐसा तो नहीं था ना। लेकिन इसकी हेट तो बहुत ही भयंकर थी। ये चाहता था कि ये इतने ख़राब हैं कि इनको जहाँ भी हों पृथ्वी पर, और वो भी कहाँ तक, जहाँ तक जर्मनी का एम्पायर हो, उस जर्मन एम्पायर में एक भी ज्यूज़ नहीं होना चाहिए, उन सबको मार देना चाहिए। और इसने ऐसा किया भी, ढूंढ के चुन के सबको कलेक्ट करके मार दिया। आखिर इतनी घृणा, इतनी हेट कहाँ से आई इसके अंदर? इतनी हेट आई वो वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास आई इसके अंदर।
क्योंकि कारण ये था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो जर्मन एम्पायर था उस समय जो जर्मन एम्पायर बहुत पावरफुल था। उस समय वर्ल्ड वॉर 1 से पहले बहुत ताकतवर था, बहुत पावरफुल था, काफ़ी प्रॉस्पेरस भी था। उस समय जर्मनी की जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, जितना भी जो रिच क्लास था ना, जो भी इंडस्ट्री थी, जितनी भी जर्मनी की वेल्थ थी, उस पर सारा जो कब्जा था वो ज्यूज़ का ही था। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, पैसे वाले लोग थे, वो सब ज्यूज़ थे। तो इसका मानना था कि जर्मनी की सारी संपत्ति पर शुरू से सारा अधिकार इन ज्यूज़ ने रखा और यही उस सारे पैसे को खा गए और बाद में वर्ल्ड वॉर 1 में उस पैसे को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मानता था कि जर्मनी की बर्बादी का और जो जर्मन्स हैं उसका कहना था कि हम हैं असली नागरिक यहाँ के, असली नागरिक यहाँ के जर्मनी के हम हैं, क्योंकि हम जर्मन भाषा बोलते हैं, हम प्योर जर्मन आ रहे हैं फिजिकली भी और अपने कल्चर से भी। असली जर्मन तो हम हैं। ज्यूज़ को वो असली जर्मन मानता ही नहीं था, बोला ये तो बाहर से आकर के बसे हैं, ये नहीं है, असली जर्मन हम हैं। तो जर्मनी की संपत्ति पर, जर्मनी की इंडस्ट्रीज़ पर, जर्मनी के पैसे पर, जर्मनी की वेल्थ पर अधिकार जो पहला है वो हम लोगों का है, ना कि इन ज्यूज़ का। लेकिन सारी संपत्ति, सारी चीज़ें इनके हाथ में रही थी और उस समय इन लोगों ने जर्मनी के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा उसका मानना था। उस समय जर्मनी के जो प्योर जर्मन नागरिक थे, वास्तव में जो मूल जर्मन थे, उनको बहुत नुकसान हुआ। वो बहुत ही गरीबी वाला जीवन, बहुत ख़राब जीवन बिता रहे थे तब जब जर्मनी एक अच्छा एम्पायर था, पावरफुल एम्पायर था बिफोर द वर्ल्ड वॉर 1। तब सारी पावर, सारा पैसा इन ज्यूज़ के, जो मुट्ठी भर ज्यूज़ थे ये जर्मनी में, इनके कंट्रोल में रहता था। तो उसने देखा था कि इन ज्यूज़ के पास सारी वेल्थ है और जर्मनी के खुद के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो एक बदले की भावना भी थी कि वो, उसको लगता था कि जर्मनी जो बाद में बर्बाद हुआ उसका कहीं ना कहीं जो जर्मनी के जो मूल निवासी हैं उनकी बदहाली का कारण ये ज्यूज़ हैं। इसीलिए वो इतनी घृणा करता था कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, जर्मनी में केवल जर्मन्स ही रहेंगे। और दूसरी उसकी ये वाली थिंकिंग थी कि जब सबसे बेस्ट हम हैं, हम ही मूल निवासी हैं जर्मनी के, तो सारी चीज़ हमारी होनी चाहिए। इनका यहाँ कहाँ काम, इनको भगाओ यहाँ से जर्मनी में से, समझ में आ रहा है, इनको यहाँ से निकालो। और सिर्फ निकाला ही नहीं, बोले ख़त्म ही कर दो, रहने ही नहीं चाहिए ये लोग। अब एक सवाल, ये तो हुई हिटलर की थिंकिंग, जहाँ से, और इसी थिंकिंग को नाजिज्म कहा गया, ये वाली कि देयर इज़ नो इक्वलिटी बिटवीन ह्यूमन रेस। इंसानों में कोई इक्वलिटी, समानता नहीं मानता था। वो मानता था कि एक रेशियल हायरार्की होती है, कौन पहले आया, कौन डेवलप हुआ, किसके पास ज़्यादा ताकतवर है, वही यहाँ पर राज करेगा। और वो अपनी थिंकिंग को उसने किससे जोड़ दिया, दो लोगों से जोड़ा, दो वैज्ञानिकों की थिंकिंग से जोड़ा, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। ये दोनों नाम याद रखिएगा। दो लोगों की थिंकिंग से जोड़ा, कौन, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो ये टॉपिक आपको और बढ़िया करके समझ आता, मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाता। बहरहाल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी ले रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछते रहिएगा, ग्रुप में एक्टिव रहा कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। दो लोग थे, दो वैज्ञानिक थे, एक हर्बर्ट स्पेंसर और दूसरे थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने ही उस समय के मानव का विकास कैसे हुआ, यानी हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, उस समय हिटलर के टाइम में ना 20th सेंचुरी जब शुरू हुई थी, तब ये दोनों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में कि आखिर मानव का विकास कैसे हुआ। यानी इंसान जो है, अगर पैलियोलिथिक एज में वो जंगलों में रहता था तो यहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे इस तरीके से डेवलप हुआ। तो उसमें दो चीज़ें निकल करके आईं धीरे धीरे। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दी। तो चार्ल्स डार्विन ने शुरुआत की और ये पता लगाने की कोशिश की कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कैसे बने और किस तरीके से वो डेवलप हुए। क्योंकि रिसर्च में इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हुआ करते थे जो पहले थे लेकिन बाद में ख़त्म हो गए, जो पहले होते थे लेकिन ख़त्म हो गए। जैसे मान लो डायनासोर्स हैं, पहले थे फिर ख़त्म हो गए। और भी बहुत सारे जानवर थे जो कभी हुआ करते थे, लेटर ऑन वो ख़त्म हो गए। तो इन्होंने ये देखा, इन्होंने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को नाम दिया गया नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। किसकी? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी इन्होंने। कौन सी थ्योरी दी चार्ल्स डार्विन ने? नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन की मतलब कि जो नेचर है वो जिस भी प्राणी को डेवलप करना चाहती है उसको वो खुद चुनती है, उसे वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है और वही डेवलप होता है। ये थी किसकी? नेचुरल सिलेक्शन।
चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की और एवोल्यूशन की, नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन की, यानी नेचर ने लोगों को इवॉल्व होने की क्षमता दी और उस इवॉल्व होने की पावर को जिसने क्या किया, जिसने अच्छे से यूज़ किया वही आज जिंदा है और बाकी लोग चले गए। तो इसी आइडिया में इन्होंने एक आइडिया जोड़ा अपना, क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी इस, और ये पाया कि इस नेचर में, संसार में वही आज तक जिंदा है जो सबसे ज़्यादा फिट है, जिसने अपने आप को जितनी जल्दी इवॉल्व कर लिया। इवॉल्व का मतलब समझे कि यानी जैसे जैसे, इवॉल्व का मतलब अडेप्टेशन, यानी हमारे आसपास क्लाइमेटिक चेंज लगातार, ये अर्थ जब से हुई है, इंसान और जानवर और पेड़ पौधे जब से बने हैं तब से नेचर लगातार धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रही है। उस चेंज के अकॉर्डिंग जिन जानवरों ने, इंसानों ने, सबने अपने आप को चेंज किया, वो आज भी जिंदा हैं और वो उतने ही विकसित हो गए, उतने ही डेवलप हो गए। इस डेवलपमेंट को समझे जैसे कैमल है, इतने हॉट डेजर्ट में कैमल बड़े अच्छे से, क्योंकि उसने अपने आप को अडॉप्ट किया है, उसने अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश की, अपने आप को अडॉप्ट किया, इसीलिए उसके शरीर में भी परिवर्तन आ गए। ऐसा माना जाता कभी इंसानों के पूँछ हुआ करती थी, इंसानों ने काम करना बंद किया उस पूँछ से, वो पूँछ गायब हो गई। और दूसरी चीज़ भाई, जो एप्स हैं, जैसे कहा जाता है हम लोगों को कि हम बंदरों के पूर्वज हैं, तो बंदरों के पूर्वज नहीं है भाई, बंदर अलग है, हम एप्स, सॉरी हम नहीं, एप्स हमारे पूर्वज हैं। ऐसा कहा जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, बंदर पूर्वज नहीं है, वो मंकी हैं। हमारे पूर्वज कौन है? एप्स हैं। और वो एप्स जो दो पैरों पे कभी कभी खड़ा हो सकते थे, जो दो पैरों पे कभी कभी खड़ा हो सकते थे। तो उनमें से जो खड़े होने की क्षमता का जिन्होंने विकास किया, धीरे धीरे खड़े होना शुरू किया, तो उनकी जो बैकबोन है वो अपने आप सीधी होती चली गई। और जब बैकबोन सीधी हो गई तो आज हम इस रूप में आ गए। धीरे धीरे बहुत लंबे एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे विकास होता रहा। तो जब अगर हमने प्रयास किया तो नेचर ने हमारा साथ दिया धीरे धीरे, और हम नेचर का जो एनवायरनमेंट है उस बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नई नई डिस्कवरीज, नई नई चीज़ें अपने लिए बनाते गए, करते गए, और आज इस रूप में खड़े हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर खुद सेलेक्ट करती है कि किसको विकसित करना है और वो उसी प्रजाति को विकसित करती है, ऐसा मानना था इनका। और बाद में इसमें आइडिया जोड़ा हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, कि जो संघर्ष करेगा, जो जल्दी इवॉल्व हो जाएगा, जल्दी नेचर को पहचान करके, नेचर के बदलते वातावरण को पहचानेगा और अपने आप को अडॉप्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग, वही जिंदा रहेगा। आज सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड अगर प्राणी हम देखें तो क्रोकोडाइल एक बहुत पुराना, और रेप्टाइल्स में अगर देखें तो क्रोकोडाइल सबसे पुराना रेप्टाइल है, जो डायनासोर के समय भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बहुत तेज़ी से इवॉल्व किया, मतलब गर्म पानी में भी रहना सीखा उसने, और वहीं ठंडे पानी में भी रह लेता है, कीचड़ वाले पानी में भी रह लेता है, ताज़े पानी में भी रह लेता है। मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट बदला, पानी बदला और अर्थ का टेम्परेचर भी बदला, पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी आज से 150 साल पहले, आज ज़्यादा पड़ती है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ी रही, ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन वो आज भी जिंदा है। क्योंकि जैसे जैसे नेचर में चेंज आ रहा है, वो अपनी बॉडी को, अपनी जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं बॉडी की, उनको उसी के अकॉर्डिंग वो बदल लेता है, धीरे धीरे बदल क्या, इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और फिर नेचर भी उसके शरीर को वैसे ही डेवलप कर रही है। यही बताया था इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में, और चार्ल्स डार्विन ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी में। तो इसी थ्योरी को, लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं कहा, ध्यान से सुनिए, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन ने कभी भी नहीं कहा, क्या इन्होंने ये तो कहा कि सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही इवॉल्व रहेंगे, वही तेज़ी से डेवलप होंगे, वही पहले विकसित हो जाएंगे, और नेचुरल सिलेक्शन होता है। लेकिन इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को और सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की थ्योरी को हिटलर ने, और भी बहुत सारे जो लोग थे हिटलर की तरह, उन्होंने दुनिया के सामने गलत तरीके से रखा, खुद भी गलत तरीके से समझ लिया उसे, और लोगों को भी गलत तरीके से समझाया, गलत तरीके से उसका यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। इन्होंने कहा कि इनके हिसाब से, हिटलर वगैरह जैसे लोगों के हिसाब से, कि पूरी पृथ्वी जो है इस पर राज करने का जो कहना चाहिए अधिकार उन लोगों का है जिनको नेचर ने सबसे पहले डेवलप किया है, सबसे ज़्यादा डेवलप किया है। तो अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट वो अपना मानते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ का मानते हैं। उसमें भी जो आर्यंस थे वो सबसे पुरानी सभ्यता थी, सबसे पुरानी नगर सभ्यता थी, जिन्होंने शहर बसाना, ये सारे काम करने शुरू किए। तो वो मानता था कि नेचर ने हमें सेलेक्ट किया है दुनिया पर राज करने के लिए। नेचर ने आर्यंस को, वो भी जर्मन आर्यंस
आर्यंस को सिलेक्ट किया है दुनिया पर राज करने के लिए, क्योंकि हम ही सबसे अच्छी रेस हैं, नेचर ने हमें ही डेवलप किया है, तो हमें ही राज करना चाहिए। तो ये थी नाजी थिंकिंग। इसके अकॉर्डिंग और क्या क्या था, ठीक है, इसी पैराग्राफ में जहां आप ये देखो, अब तक मैं यही पढ़ा रहा हूं, द नाजी वर्ल्ड व्यू, इसका इतना हिस्सा मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो नाजी आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल था, क्या उनका बहुत सिंपल सा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। उनका मानना था कि जो सबसे ताकतवर होगा वो इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगा, वही राज करेगा, एंड वीकर वुड पेरिश, और जो कमज़ोर होगा वुड पेरिश। तो वो उसी चीज़ पे चलते थे। जैसे नेचर भी तो यही करती है कि जो लोग अडाप्ट करते हैं नेचर को, यानी जो बदलते वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, जैसे जानवरों के साथ भी यही हुआ, प्लांट्स के साथ भी यही हुआ। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जानवर हुआ करते थे जो आज से 200, 300, 500, 1000 साल पहले होते थे, लेकिन अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे नेचर आगे बढ़ी, पृथ्वी पर डेवलपमेंट हुआ, वो बदलते क्लाइमेट, बदलते एटमॉस्फेयर से खुद को अडाप्ट नहीं कर पाए और ख़त्म हो गए। उसी थ्योरी को इन्होंने अपनाया और ये कहते हैं क्या, कि जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा, उसे ही जिंदा रहने का अधिकार है, और जो लोग कमज़ोर हैं, जो लड़ नहीं सकते, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये थिंकिंग थी किसकी? नाजियों की, यानी हिटलर की यही थिंकिंग थी। क्या सिंपल आर्ग्यूमेंट था नाजी वर्ल्ड व्यू का हिटलर का, कि जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वो आए और लड़े, अगर मजबूत है तो जिंदा रहे, मज़े करे, राज करे, लेकिन जो कमज़ोर है, वो जो लड़ेगा नहीं, जो कमज़ोर है वो मारा जाएगा। हालांकि ये थ्योरी आजकल आज भी काफ़ी हद तक सही है कि कमज़ोर की आजकल कोई नहीं सुनता, जो कमज़ोर है वो निश्चित रूप से मरेगा और जो ताकतवर है वही सर्वाइव करेगा। ये लेकिन इस थ्योरी का मतलब कुछ और था, सिर्फ लड़ने से नहीं। वास्तव में इस थ्योरी का मतलब ये था कि जो जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है, अपने आप को अडॉप्ट करता है, अपना विकास करता है, डेवलप करता है। जैसे मान लो आज आप हैं, आप लोग अगर आज अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, बढ़िया क्वालिटीज़ गेन करेंगे, एक्स्ट्रा स्किल्स सीखेंगे, आने वाले समय में कॉम्पिटिशन बहुत होगा, गवर्नमेंट जॉब्स लगभग ना के बराबर हो जाएंगी, तो आप जितनी स्किल्स अपने अंदर डेवलप, इस समय है आपके पास, जितनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे, जितना स्किल डेवलपमेंट आपका होगा, जितनी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा गुण आपके अंदर होंगे, उतना बढ़िया आगे चल करके आप सर्वाइव कर पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे। लेकिन अगर आज आप पढ़ते लिखते नहीं हैं अच्छे से, एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपके पास नहीं है, तो फिर आप आगे बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इस थ्योरी को गलत तरीके से लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव, जो सबसे मजबूत है, उसका मानना था जो सबसे ताकतवर है, जो दुनिया को जीत सकता है, सबसे लड़ सकता है, वही इस पृथ्वी पर रहेगा, उसी को अधिकार है बाकी लोगों पर राज्य करे, और वीकर्स वुड पेरिश, और जो कमज़ोर हैं वो मार दिए जाएंगे, उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। तो वो ज्यूज़ को बहुत ही गया गुजरा लोएस्ट मानता था, जिप्सीज़ को भी ऐसा ही मानता था, इसीलिए उसने इन सबको चुन चुन कर ख़त्म करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जर्मनी को वो टॉप पर देखना चाहता था। वो चाहता था कि पूरे यूरोप पर किसका राज हो? जर्मनी का राज हो। जर्मनी का राज उसकी नज़र में तब होगा जब जर्मन नागरिक स्ट्रांग बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे। तो ठीक है ना, बनाओ पावरफुल, पढ़े लिखे बनाओ, लेकिन उसका कहना है था, लेकिन उससे पहले हमें करना ये होगा कि जर्मनी की जो कमज़ोर कड़ी हैं, जिनसे वो मानता था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, जो ज्यूज़ वगैरह इन्हें गया गुजरा मत, बोले इनको हटाओ, जिप्सीज़ को हटाओ। और ऐसे जर्मन नागरिक भी उसने अपने ही देश के जो जर्मन थे, आर्यन थे, उनको भी मार दिया। जो हैंडीकैप्ड थे, जो फिजिकली इनकेपेबल थे, जो कोई काम नहीं कर सकते थे, इनको वो अपने देश पर बोझ मानता था कि जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, देश की सेवा तो कर नहीं सकते, देश के किसी काम तो आएंगे नहीं, उल्टा देश के रिसोर्सेज वगैरह भी इनको पालने में लगेंगे, तो इन्हें भी ख़त्म कर दो। तो ऐसे ही उसने सबको हटाना शुरू किया। बोले जो बिल्कुल फिजिकली मेंटली फिट होंगे, ताकतवर होंगे, स्किल्ड होंगे, प्रॉपर ट्रेंड होंगे, वही जर्मनी का विकास कर सकेंगे और उन्हें ही जिंदा रहने का हक है जर्मनी के अंदर। इसीलिए उसने बाकी सारे लोगों को पिक करके मारना या मरवाना शुरू कर दिया। आगे और क्या क्या हुआ इस थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो भी जानेंगे। उसने हर एक चीज़ प्लान की थी कि नाजी के अकॉर्डिंग बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, और जो महिलाएं हैं जर्मन वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उनको, जर्मनी के जो युवा हैं पढ़ने लिखने के बाद उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सबका उसने प्रॉपर एक शेड्यूल और पूरी एक अलग से रूल रेगुलेशंस बना रखे थे, और उसी के अकॉर्डिंग पूरे जर्मनी के लोग चलते थे। और सबसे अजीब बात ये कि जर्मनी के लोग इन सारी चीज़ों को सपोर्ट भी कर रहे थे। आखिर क्यों, क्या चीज़ थी, वो सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।